गुड इवनिंग, ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से आज हम लोग उपस्थित हुए आपके सामने सिलेंट्रेट पार्ट 1 में। और सिलेंट्रेट में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला सवाल के साथ शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कॉमन नेम ऑफ फंजिया। कुछ सिलेंट्रेट के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनके कॉमन नाम पूछा गया है कि इनमें से जो फंजिया है उसका कॉमन नाम क्या है। फंजिया एक सिलेंट्रेट है, उसके ऑप्शन में क्लिक करना है, मशरूम कोरल, रेड कोरल, ब्रेन कोरल या आर्गन पाइप कोरल। तो यहाँ पे आज हम बहुत सारे सिलेंट्रेट्स के बारे में जानेंगे जो कि उनके कॉमन नेम से रिलेटेड होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, मशरूम कोरल। मशरूम कोरल किसे कहते हैं? मशरूम कोरल जो है हम यहाँ पे फंजिया को कहते हैं। सिलेंट्रेट में जो फंजिया है उसका मशरूम कोरल कॉमन नेम है। अगर हम रेड कोरल की बात करें तो कोरेलियम एक कोरल है जिससे मूंगा बनता है, मूंगा पत्थर बनता है। कोरेलियम को हम लोग रेड कोरल के नाम से जानते हैं। अगर हम ब्रेन कोरल की बात करें तो ब्रेन कोरल मिएंड्रिना को कहा जाता है। मिएंड्रिना इज रेफर्ड एज रेड ब्रेन कोरल। मिएंड्रिना, कई जगहों पर इसको मिएंड्रा के फॉर्म में भी जानते हैं। मिएंड्रिना या मिएंड्रा अगर लिखा हुआ आपको मिलता है तो हम समझेंगे कि वो ब्रेन कोरल के बारे में है। अगर हम ऑर्गन पाइप कोरल की बात करें तो ऑर्गन पाइप कोरल ट्यूबिपोरा को कहा जाता है। ट्यूबिपोरा इज आल्सो नोन एज ऑर्गन पाइप कोरल। क्या इनके अलावा कुछ और भी कोरल हैं जिनके कॉमन नेम डिस्कस करने चाहिए? तो हम लोग कुछ और कॉमन नाम को डिस्कस कर लेंगे। यहां पे उनके नाम है सी फैन। सी फैन किसे कहते हैं? सी पेन किसे कहा जाएगा? इसके अलावा अगर हम देखें तो हमको मिलेगा सी पैंसी, और इसके अलावा आएगा हॉर्न कोरल या हॉर्नी कोरल कहा जाता है इनको। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सी फैन किसे कहते हैं और सी पेन, गार्गोनिया और पेन्नाटुला। गार्गोनिया को हम लोग सी फैन के नाम से जानते हैं। सी पेन की बात करें तो पेन्नाटुला जो कि एक कोरल है, इसको हम लोग सी पेन के नाम से जानते हैं। सी पेंसी के बारे में कहा जाता है रेनिला को। रेनिला एक कोरल है जिसको हम लोग सी पेंसी के नाम से जानते हैं। और दूसरा हॉर्नी कोरल या हॉर्न कोरल में हम लोग यहां पे कंसीडर करने वाले हैं मैड्रीपोरा को। मैड्रीपोरा जो कि मिएंड्रिना से रिलेटेड है, उसी की क्लास से बिलोंग करता है, तो यहां पे ये डिस्कस होगा मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा इज आल्सो नोन एज हॉर्नी कोरल, हॉर्न कोरल। तो यहाँ पे कुछ कोरल्स और कुछ उनके कॉमन नेम आपके सामने रखे गए हैं, इसमें से टिक करेंगे। फंजिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, हम लोग फंजिया पे टिक करने वाले हैं। फंजिया इज आल्सो नोन एज मशरूम कोरल। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। पूछा गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलता है। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये जो वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, या हम कह सकते हैं मोर देन, और मॉर्फी का मतलब होता है इंडिविजुअल। मॉर्फी का मतलब यहां पे होगा इंडिविजुअल। इट मींस पॉलीमॉर्फिज्म का यहां पे हुआ मल्टीपल इंडिविजुअल। तो फाइलम सिलेंट्रेट में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है फाइलम सिलेंट्रेटा का। हम यहां पे देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन सिलेंट्रेट। तो सिलेंट्रेट में आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन फाइलम सिलेंट्रेट। एनेलिडा की बात करें तो हमको यहां पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सीन इन फाइलम एनेलिडा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है कि लीनियर फैशन में जो है बॉडी डिविजिबल होती है कई सारे सेगमेंट में, और लगभग हर सेगमेंट में क्या होगा, बॉडी के सारे पार्ट ऑर्गन्स जो है पाए जाते हैं। इस तरह का सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। और उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स को, एक सेगमेंट को हम मेटामियर के नाम से जानते हैं, और ये फाइलम एनेलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करें तो ये आप यहाँ पे लीच समझिएगा इसको, ये लीच है।
लीच की बॉडी में आपको ऐसे बहुत सारे सेगमेंट छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, तो इस तरह का सेगमेंटेशन जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। अगर हम आर्थ्रोपोड की बात करें तो आर्थ्रोपोड में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस सीन इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही होता है यहाँ पे ग्रीक वर्ड में आर्थ्रोस, आर्थ्रोस मींस ज्वाइंटेड एंड पोडोस मतलब अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब यहाँ पे सिर्फ फुट या पैर से नहीं होगा, वो 4 आर्म्स भी हो सकते हैं, आगे वाले हाथ और पीछे वाले पैर, इस तरह के जो भी अपेंडेजेस बनेंगे उनको हम लोग पोडोस में कंसिडर करते हैं या फिर पैर में कंसिडर करेंगे। एकाइनोडर्मेट की बात करें तो एकाइनोडर्मेट में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पेंटामेरस सिमेट्री, पेंटामेरस सिमेट्री के साथ साथ वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ आपको पेंटामेरस सिमेट्री या पेंटामेरस स्ट्रक्चर जो है बॉडी का देखने को मिलता है एकाइनोडर्मेट में। फिलहाल के लिए सवाल है पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आपने देखा मल्टीपल इंडिविजुअल बनते हैं यहाँ पे जो 2 लाइफ फॉर्म देखे जाएंगे वो है पॉलिप के फॉर्म में और मेडुसा के फॉर्म में। तो पॉलिप और मेडुसा ये 2 तरीके से पॉलिपॉइड और मेडुसाइड नाम से ये जाने जाते हैं। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएंगे किसके लिए, फाइलम सिलेंट्रेट के लिए। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, मेटाजेनेसिस अकर इन। पूछा गया है यहाँ पे कि मेटाजेनेसिस क्या होता है। मेटाजेनेसिस की अगर हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से स्टार्ट करते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग मेटाजेनेसिस में कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्या है आपका मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस की अगर बात करें मेटाजेनेसिस इज इक्वल टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें ये एक जनरेशन से किसी दूसरे जनरेशन में अल्टर्ड हो सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कभी पॉलिप फॉर्म में, कभी मेडुसा फॉर्म में, कभी मेडुसा फॉर्म में, कभी पॉलिप फॉर्म में, या बहुत सारी जूइड के फॉर्मेशन होते हैं। तो उस तरह के जूइड का बनना जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये भी फाइलम सिलेंट्रेट में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि मेटाजेनेसिस अकर्स इन, क्या वो सारे सिलेंट्रेट में पाया जाता है या सिलेंट्रेट के किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरेलिया एंड ट्यूबिपोरा। अगर हम हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा में आप जानते हैं कि हाइड्रा के पास जो है ग्रेट एबिलिटी है रीजनरेशन की। हाइड्रा का बॉडी पार्ट अगर हम कट करते हैं या एक्सीडेंटल होता है तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। रीजनरेट का मतलब होता है कि मिसिंग पार्ट का वापस से फॉर्म हो जाना रीजनरेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रा के पास क्या है, हाइड्रा के पास ये एबिलिटी है ग्रेट एबिलिटी टू रीजनरेशन। हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे ग्रेट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, ये आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अगर हम ओबिलिया की बात करें तो ओबिलिया की कॉलोनी में आपको मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। अगर हम मेटाजेनेसिस की बात करें डिटेल में कि मेटाजेनेसिस क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि जनरली ओबिलिया में देखने को मिलेगा। ऑरेलिया की अगर बात करिए, ऑरेलिया किसे कहते हैं, ऑरेलिया जेली फिश का कॉमन नेम है। जेली फिश को हम साइंटिफिकली ऑरेलिया ऑरेटा के नाम से जानते हैं। ये फिश आपकी ट्रू फिश नहीं है, ध्यान रखेंगे। आने वाले सेगमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे भी कि किसे ट्रू फिश कहते हैं और कौन सी फॉल्स फिश है। तो ट्रू फिश और फॉल्स फिश की कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि जेली फिश ट्रू फिश है या नहीं, या ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या एनिमल जिनके नाम में फिश तो आता है लेकिन वो फिश नहीं है, तो ट्रू फिश कैसे कंसिडर होंगे। जो क्लास ऑस्टिकथिज या इस तरह से क्लासेस में आएंगे हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबिपोरा को आप जानते हैं ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से जाना जाता है। ये आपके ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें भी आपको मेटाजेनेसिस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आंसर में आपका जो सबसे एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो क्या होगा, वो होगा ओबिलिया। ओबिलिया में आपको मिलेगा मेटाजेनेसिस यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। क्लियर है सभी को। अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर ऑफ क्लास फाइलम सिलेंट्रेट में जनरली 3 क्लासेस हमको पढ़ने को मिलती हैं। अगर हम इसके क्लासेस की बात करें, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ।
सिलेंट्रेट फाइलम में ये जनरली 3 क्लासेस हैं और इन 3 क्लासेस में से आपसे पूछा गया है कि मेटाजेनेसिस किस क्लास में देखने को मिलती है। क्या मेटाजेनेसिस उस क्लास में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा या किसी एक ऑर्गेनिज्म में या किसी 2 ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। चलिए पहले क्लासिफाई करते हैं फाइलम सिलेंट्रेट को उनकी क्लासेस में। उनके वेरियस क्लास हैं आपके सामने। फाइलम सिलेंट्रेट अगर हम इनके क्लास की बात करें, फाइलम सिलेंट्रेट में कितनी क्लासेस आपको देखने को मिल सकती हैं, वो क्लासेस हैं आपके सामने। एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ। ये जनरली 3 क्लासेस हैं आपकी फाइलम सिलेंट्रेट में जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें और ये क्लासिफिकेशन जो आपके सामने बनाया गया है, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम मेंशन करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग जो है आपने ये क्लासेस जो है कंसिडर करी हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे ये जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू हाइमन। हाइमन के अकॉर्डिंग जब उन्होंने क्लासिफाई किया फाइलम सिलेंट्रेट को, तब उन्होंने सिलेंट्रेट को जनरली 3 क्लासेस में डिफाइन किया है। कहा है एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ। अगर हम इनके ऑप्शंस की बात करें कौन सा एग्जांपल कहां पे कंसीडर होगा, तो वो एग्जांपल है आपके एंथोजोआ में ट्यूबिपोरा, गार्गोनिया, ट्यूबिपोरा, गार्गोनिया, कोरेलियम, एडेम्सिया। एडेम्सिया को सी एनिमॉन के नाम से भी जानते हैं, इसको भी मेंशन करना था वहां पे। तो ये कुछ कॉमन नेम आपके किसके हैं, क्लास एंथोजोआ के हैं। अगर हम हाइड्रोजोआ की क्लास की बात करें तो हाइड्रोजोआ में आपके कंसीडर होते हैं हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया। यहां पे आपके नाम आएंगे हाइड्रा, ओबिलिया का नाम मेंशन होगा, फाइसेलिया का नाम आएगा और साथ ही साथ में हम लोग यहां पे वेलेला को भी पढ़ेंगे। ये कुछ कॉमन नेम हैं आपके लिए क्लास हाइड्रोजोआ के। अगर हम स्काइफोजोआ की बात करें जिनको हम जनरली स्काइफोजोन भी कहते हैं, तो यहां पे हम पढ़ते हैं ऑरिलिया ऑरिटा को, ऑरिलिया ऑरिटा या जेलीफिश। इसके अलावा साइनिया को पढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑरिलिया और साइनिया सिलेंट्रेट में कोरल का फॉर्मेशन नहीं करते, यानी फाइलम सिलेंट्रेट में अगर हम कोरल को पढ़ेंगे जिनकी एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा और वो एक बड़ा आइलैंड या कोरल आइलैंड फॉर्म करने का रोल प्ले करेंगे, उसमें ऑरिलिया और साइनिया जैसे ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है जेली लाइक होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट आप कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट कंडीशन में पाया जाता है जनरली। तो इनकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का जो एंडोस्केलेटन होता है वो फॉर्म नहीं होता और ये कंसीडर नहीं होंगे या ये रोल प्ले नहीं करते हैं कोरल बिल्डिंग के फॉर्मेशन में या कोरल आइलैंड के फॉर्मेशन में। क्लियर है यहाँ पे सभी को? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर ऑफ क्लास। कौन से क्लास में आपको एग्जांपल मिला है? एंथोजोआ में मिला है, हाइड्रोजोआ में या स्काइफोजोआ में, और इसमें से आपको मिला है ओबिलिया में। मेटाजेनेसिस आपको देखने को मिली थी ओबिलिया में और ओबिलिया बिलोंग करता है क्लास हाइड्रोजोआ से। तो हाइड्रोजोआ इज द करेक्ट आंसर फॉर मेटाजेनेसिस। द फिनोमिना ऑफ मेटाजेनेसिस इज सीन इन। पूछा गया है कि मेटाजेनेसिस जो है वो किस फाइलम में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है प्रोटोजोवन में, स्पंजेस में, सम सिलेंट्रेट्स में या फिर सम हेलमिन्थ्स में। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या प्रोटोजोन्स में आपको मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है? क्या प्रोटोजोवन में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? नहीं। फाइलम प्रोटोजोआ को हमने क्लासिफाई ही किया था उनके स्यूडोपोडिया के आधार पर। स्यूडोपोडिया के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करने वाले हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ में आपको मिलेगा स्यूडोपोडिया, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, इसके बेसिस पे जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। अगर हम स्पंजेस की बात करें तो पोर का पाया जाना, पोर का प्रेजेंट होना, और इसके अलावा आपको मिला था यहाँ पे कैनाल सिस्टम। 4 तरह के कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कैनाल सिस्टम। स्पंजेस में आपको कैनाल सिस्टम मिलते हैं। अगर हम सिलेंट्रेट की बात करें तो सिलेंट्रेट में आपको एक तो रीजनरेशन देखने को मिलेगा,
हाई एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन आप देख सकते हैं या कह सकते हैं इसमें कुछ क्लासेस में। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला है, और इसके अलावा ये मेटाजेनेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेमेटोसिस्ट या इस तरह से दंश कोशिकाओं का बनना भी फाइलम सिलेंट्रेट का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको हम लोग आगे कंसीडर करेंगे। हेलमिंथ की बात करिए तो हेलमिंथ में कहा जाता है कि इनके पास पैरासिटिक एडाप्टेशन है, ये पैरासिटिक एडाप्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पैरासिटिक एडाप्टेशन कहां पाया जाता है? पैरासिटिक एडाप्टेशन आपको देखने को मिलता है हेलमिंथ में। हेलमिंथ में दो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इनके डिविजन्स, जैसे प्लेटीहेलमिंथेस और एस्केलमिंथेस, और ये दोनों ही क्या है? मॉडिफाइड होते हैं किस चीज के लिए? पैरासाइट बनने के लिए। तो पैरासाइट बनने के लिए जो एडाप्टेशन चाहिए हम उसको पैरासिटिक एडाप्टेशन कहते हैं, और हेलमिंथ में वो हमको देखने को मिलेगा। चलिए, तो टिक होगा यहाँ पे, कहाँ पे? फाइलम सिलेंट्रेट या सम सिलेंट्रेट्स में आपको मेटाजेनेसिस, पॉलीमॉर्फिज्म या रीजनरेशन आपको देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ। A radially symmetrical invertebrate animal with the differentiation of tissue only will be placed in। यहां पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इन्वर्टिब्रेट एनिमल है। इन्वर्टिब्रेट का मतलब क्या? इन्वर्टिब्रेट मींस जिनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं पाई जाती है, कॉर्डेटा में नहीं रखे जाएंगे, उनको हम नॉन कॉर्डेट या इन्वर्टिब्रेट की कैटेगरी में कैटेगराइज करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो हिंट है क्वेश्चन में। पहला हिंट आपको दिख रहा होगा, पहला हिंट आपको यहां पे मिलेगा रेडियल सिमेट्री। एक हम रेडियल सिमेट्री पे पिक करने वाले हैं, और दूसरा टिश्यू पे। पूछा गया है कि एक तो सिमेट्री कैसी होनी चाहिए? रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए पूरे एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में रेडियल सिमेट्री जनरली आपको 3 जगहों पे देखने को मिलती है। 3 फाइलम में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। वो सिमेट्री कौन कौन सी है या वो फाइलम कौन कौन से हैं? रेडियल सिमेट्री will seen in 3 phylum, that is Coelenterata, Ctenophora, और इसके अलावा अगर हमें देखने को मिलता है तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा में। इतनी जगहों पर हमको ये सिमेट्री देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली बाकी के आंसर में क्या होगा? बाकी के ऑप्शन में होगा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री अगर पाई जाएगी बाकी सब में, तो हम एलिमिनेट कर देंगे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड के साथ कि बाइलेटरल सिमेट्री। तो आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी प्लेटीहेलमिंथेस में। बाइलेटरल सिमेट्री या एसिमेट्रिकल मिलता है आपको यहाँ पे, ये एसिमेट्रिकल होगा। नाइडेरिया को हम सिलेंट्रेट कहते हैं, तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। इसमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, और इसमें आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी। तो रेडियल सिमेट्री की बेस पे हमको पहचानना है, हम यहाँ पे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे इजिली, और वो दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे, एकाइनोडर्मेट और नाइडेरिया। हमको यहाँ पे पिक करना है इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को, कि नाइडेरिया हमारा सही आंसर है या फिर एकाइनोडर्मेट। पोरीफेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या फाइलम पोरीफेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का, सेलुलर लेवल का बना था? नहीं। तो चलिए डिफाइन करिएगा इसको कि किस तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको बॉडी का देखने को मिलता है। अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें, जिनको कि हालांकि पढ़ना नहीं है, प्रोटोजोआ में अगर हम देखें तो ये सेलुलर ग्रेड का होता है, सही है। अगर ये सेलुलर लेवल का या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल लोग मानते हैं, ज्यादातर लोग जो है इसको कहते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है, तो इसको ये कंसीडर किया जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे। अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो इसकी बॉडी एसिमेट्रिकल होने के साथ साथ सेलुलर ग्रेड की देखने को मिलती है। सेलुलर ग्रेड का मिलेगा आपको ये। सिलेंट्रेट आपको मिलते हैं टिश्यू ग्रेड के, टिश्यू लेवल या टिश्यू ग्रेड कहा जाएगा। प्लेटीहेलमिंथेस की बात करें तो ये ऑर्गन लेवल के हैं, इसमें सिर्फ ऑर्गन बना हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन के साथ साथ सिस्टम भी बनेगा, और ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड कहा जाएगा। तो टिश्यू ग्रेड ओनली पूछा गया है, और टिश्यू ग्रेड हमको मिल रहा है फाइलम सिलेंट्रेट में। मतलब रेडियल सिमेट्री के साथ साथ टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया है किसका? फाइलम सिलेंट्रेट का। तो सिलेंट्रेट इज द करेक्ट आंसर, नॉट एकाइनोडर्मेट। अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इफायरा लार्वा लार्वल फॉर्म बनते हैं और पूछा जा रहा है कि जो इफायरा लार्वा है वो किसकी लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ऑरिलिया, ओबिलिया, फाइसेलिया एंड एडेम्सिया। इनके कॉमन नाम भी हम जानते हैं, जेलीफिश कहते हैं, ओबिलिया को ओबिलिया, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है और एडेम्सिया को हम लोग सी एनिमॉन के नाम से भी जानते हैं। चलिए एलिमिनेट करते हैं कि किसमें कौन सा आपको देखने को मिलेगा लार्वल फॉर्म। जनरली जो सिलेंट्रेट के लार्वल फॉर्म है वो आपके हैं प्लेनुला लार्वा, यानी पूरे फाइलम सिलेंट्रेट में आपको प्लेनुला लार्वा कॉमनली देखने को मिलेगा। तो प्लेनुला लार्वा हम यहां पे सभी में मेंशन कर सकते हैं, प्लेनुला लार्वा, एंड यहां पे भी प्लेनुला ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर हम ओबिलिया और ऑरिलिया की बात करें, ये प्लेनुला लार्वा स्टेज लगभग सारे सिलेंट्रेट में डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑरिलिया और ओबिलिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ और हमको लार्वल फॉर्म देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑरिलिया में आपको मिलेगा इफायरा लार्वा और ओबिलिया में आपको मिलेगा हाइड्रुला लार्वा। कुछ लोग गैस्ट्रुला को भी लार्वा मानते हैं। हाइड्रुला, प्लेनुला, गैस्ट्रुला लार्वल फॉर्म आपको ओबिलिया की पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी में देखने को मिलेगा और ऑरिलिया की कॉलोनी में, ऑरिलिया की जो जेलीफिश है उसमें आपको प्लेनुला और इफायरा लार्वा वाली स्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इफायरा लार्वा ही पूछा गया है और इफायरा लार्वा आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ऑरिलिया ऑरिटा में देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, प्लेनुला इज ए लार्वल स्टेज ऑफ। इसमें से पूछा गया है कि प्लेनुला जो है किसका लार्वल स्टेज है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बनाया तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें प्लेनुला किसका लार्वल फॉर्म है। ओबिलिया की कॉलोनी में आपको प्लेनुला लार्वा वाली स्टेज जो है देखने को मिलेगी। यहां पे आपको मिल जाएगा प्लेनुला लार्वा। अगर हम टीनिया की बात करें, टीनिया सोलियम जो कि फाइलम हेलमिंथीज से बिलोंग करता है, ये हेलमिंथीज में प्लेटीहेलमिंथीज में आएगा। प्लेटीहेलमिंथीज में जो लार्वल फॉर्म बनती है वो है हेक्साकैंथ। ये आपका फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज में आएगा, हालांकि हेलमिंथीज से भी काम चल सकता है, हेलमिंथीज, और इसका लार्वल फॉर्म है हेक्साकैंथ लार्वा, और भी नामों से जाना जाता होगा एस्केरिस जो कि एस्केलमेंथीज से बिलोंग करता है। ये एस्केलमेंथीज से बिलोंग करता है एस्केरिस, एस्केरियासिस डिजीज कॉज करता है। इसमें पाए जाने वाले लार्वे का नाम है रैबडिटिफॉर्म, रैबडिटिफॉर्म लार्वा। तो रैबडिटिफॉर्म लार्वा प्रेजेंट इन एस्केलमेंथीज, प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट इन ओबिलिया, और फेरेटिमा जो कि फाइलम एनलिडा से बिलोंग करता है। और एनलिडा में हमको स्टेज देखने को मिलती है ट्रोकोफोर की, या लार्वल फॉर्म को क्या कहेंगे? ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाएगा। तो ट्रोकोफोर लार्वा या ट्रोकोफोर स्टेज जो है वो आपको कहां देखने को मिल रही है? फाइलम एनलिडा में। तो यहां पे आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है ओबिलिया। ओबिलिया में आपको प्लेनुला लार्वा वाली स्टेज क्या होगी? देखने को मिलती है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑरिलिया द एक्सहेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू। यहां पे कुछ नाम दिए गए हैं। अगर आपको ऑरिलिया का स्ट्रक्चर याद होगा, अगर हम ऑरिलिया के स्ट्रक्चर की बात करें, जनरली ऑरिलिया का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्रांसपेरेंट सेंस में बनाने वाले हैं, चार इस तरह से ओरल आर्म बनते हैं। ओरल आर्म के अलावा अगर इनकी बॉडी में हम बात करें तो ओरल आर्म के अलावा इनकी इस बॉडी में ढेर सारे हमको कैनाल देखने को मिलते हैं। और ये कैनाल इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन कैनाल को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कुछ कैनाल्स को कहा जाता है पर रेडियल कैनाल, कुछ को इंटर रेडियल, एड रेडियल, इस तरीके से कैनाल को हम इनके अलग अलग नामों से जानते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि जो ऑरिलिया में वाटर करंट इनसाइड आता है या एक्स करंट के थ्रू जब वो रिटर्न हो रहा होगा तो उसको किस नाम से जानेंगे? वो किस कैनाल के थ्रू फॉलो करता हुआ जाएगा? तो पहले तो हमें डिस्कस करना होगा यहाँ पे इनके वाटर के मूवमेंट को, कि ऑरिलिया में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। ऑरिलिया का अगर हम फॉर्म करें, वाटर करंट का या वाटर सर्कुलेशन हम फॉर्म करने पहले कि वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है। यहां पे ऑरिलिया में वाटर सर्कुलेशन
इन ऑरेलिया, अगर ऑरेलिया में हम वाटर सर्कुलेशन की बात करें तो ये माउथ के थ्रू होता हुआ, पहले माउथ में वाटर करंट आएगा, माउथ के बाद फिर ये गलट में जाएगा, गलट के बाद ये फॉलो करता है स्टमक को, फिर वो कहां पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचता है, उसके बाद स्टमक के बाद ये मूव करता है गैस्ट्रिक पाउच में, गैस्ट्रिक पाउच के बाद ये वापस से पहुंचता है आपका 8 एडरेडियल कैनाल में, 8 एडरेडियल कैनाल, और इसके बाद रेडियल कैनाल के बाद ये सर्कुलर कैनाल में पहुंचेगा, जो कि ये वाली कैनाल होती है। तो सर्कुलर कैनाल में ये मूव कर जाएगा, सर्कुलर कैनाल के बाद इसका जो मूवमेंट होता है वो एक्सहेलेंट या इंटररेडियल पर रेडियल कैनाल के द्वारा होता है। यहां पे दो कैनाल आपको देखने को मिलेंगी, इंटररेडियल या इनको इंटररेडियाई कहा जाता है, साथ में पर रेडियल को पर रेडियाई के नाम से भी जानते हैं, पर रेडियल कैनाल। देन उसके बाद ये एक्सकरेंट, एक्सकरेंट के बाद क्या होगा, ये आउटसाइड की तरफ या एक्सहेलेंट ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक इस पैटर्न को फॉलो करने में आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सकरेंट वाटर जा रहा है गलट के थ्रू होता ही हुआ ही जाएगा, ये भी गलट के पास से होता हुआ जाएगा, तो वो आपको ले जाएगा इंटर रेडियल और पर रेडियल कैनाल के साथ। इसका मतलब है कि इंटर रेडियल और पर रेडियल जो कैनाल हैं वहां से जो है क्या करेगा, उसको फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में एलिमिनेट करने वाले हैं इंटर रेडियल और पर रेडियल। पर रेडियल तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 जगहों पे मिल जाएंगे, और इंटर रेडियल ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा पर रेडियाई और इंटर रेडियाई, जिनको हम पर रेडियल कैनाल और इंटर रेडियल कैनाल के नाम से जानते हैं। ये वाली जो लाइनिंग होगी इसकी ये सर्कुलर कैनाल की कही जाती है, ये सर्कुलर कैनाल है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में जब हम ऑरेलिया को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, a coral reef lying close to the shore of some volcanic island is known as। फाइलम सिलेंट्रेट में कोरल्स फॉर्म होते हैं, जो उनका स्केलेटन होता है। स्केलेटन के बारे में आप जानते हैं कि इनका स्केलेटन अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बना है तो फाइनली ये जो है एक आइलैंड की तरह कुछ फॉर्म कर लेते हैं और वहां पे जो है कॉलोनी बस जाती है। तो एक तरीके से ये शेल्टर भी, फूड भी प्रोवाइड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या बेंथिक रीजन में पाए जाने वाले एनिमल के लिए। इनका लोकेशन क्या है और ये बनते कहाँ पे हैं, उनमें से सवाल है कि 3 तरह से कोरल रीफ की फॉर्मेशन होती है। कोरल रीफ की जो बिल्डिंग है वो 3 तरीके से है। अगर हम कोरल की बात करें तो कोरल हमको 3 तरीके से देखने को मिलते हैं। पहला कोरल है हमारा फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ। इसके अलावा हमको बैरियर रीफ देखने को मिलता है। एक लास्ट में बनेगा एटॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों तरह के रीफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे होता है, हम रीफ का फॉर्मेशन देखेंगे। एक्चुअली कोरल रीफ होते क्या हैं। कोरल रीफ को अगर हम डिफाइन करना चाहें या बोलें तो हम कह सकते हैं कि कोरल जो है ये रिज ऑफ द लाइमस्टोन नियर द सरफेस ऑफ शोर। जनरली ये सी के आसपास पाए जाने वाले रिज हैं। रिज मतलब उभार हैं जो ये ऊपर की तरफ उठ के चले आते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, जो कि एंडोस्केलेटन है सिलेंट्रेट के कुछ ऑर्गेनिज्म का। तो वहां पे ये कंसीडर होगा आपका। और हम लोग यहाँ पे 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। अपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको फ्रिंजिंग रीफ को समझना पड़ेगा। फ्रिंजिंग रीफ कैसा बनता है, जो ये आपका ब्लॉक है इसको हम लोग फ्रिंजिंग रीफ के नाम से जानते हैं। डन। अगर हम एटॉल की बात करें तो एटॉल में कहा जाता है कि वो हॉर्स के शू शेप के बनते हैं, घोड़े की नाल के आकार के ये बनते हैं। इनको हम लेगून कहते हैं और एटॉल जो है आपके ये हैं। डन। अगर हम तीसरे बैरियर रीफ की बात करें तो बैरियर रीफ में भी आइलैंड बनता है। ये आपका आइलैंड होगा। आइलैंड के बाद ये वाला हिस्सा पानी का होगा, जिसे हम कैनाल भी कह सकते हैं आगे चल के।
और जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम बैरियर रीफ के नाम से जानेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बैरियर रीफ है, सबसे बड़ा बैरियर रीफ को हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और ये आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट बैरियर रीफ क्या होगा देखने को मिलेगा। यहां पे ये है 3 टाइप के कोरल्स बने थे, 3 टाइप के रीफ बने हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। फ्रिंजिंग रीफ को अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि इनको हम जनरली शोर रीफ के नाम से जानते हैं। फ्रिंजिंग रीफ को हम लोग शोर रीफ के नाम से जानते हैं। शोर रीफ के अलावा इनको कहा जाता है जनरली ये जो है 1/4 माइल के आसपास पाए जाते हैं। अगर हम बैरियर रीफ की बात करें या एटॉल की बात करें तो बैरियर रीफ को जो है नेविगेबल चैनल के थ्रू भी जानते हैं। कहते हैं कि इसमें जो है चैनल का फॉर्मेशन होता है, नेविगेबल चैनल का भी फॉर्मेशन होता है जनरली। और हम एटॉल की बात करें तो एटॉल में आपको देखने को मिलते हैं जनरली ज्यादातर जो आपको एटॉल में मिलेगा ये कोरल आइलैंड या लेगून आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं या लेगून आइलैंड के नाम से जाना जाता है, आइलैंड के नाम से। और दूसरा है इसका शेप होता है हॉर्स शू शेप का, घोड़े की नाल के आकार का जो है ये पाया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो शोर रीफ किसे कहते हैं? शोर रीफ कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ को। तो फ्रिंजिंग रीफ जो है यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, कोरल रीफ जो होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? कोरल रीफ का फॉर्मेशन किसकी, क्या मोलस्क की वजह से होता है, एकायोडर्मेट से या प्रोटोजोआ से या सिलेंट्रेट से? तो मोलस्क तो फॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होता है, सॉफ्ट एक्सोस्केलेटन है, इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। एकायोडर्मेट जो होते हैं इनकी बॉडी हेजहॉग होती है, स्पाइनी होता है, स्पाइनी हेजहॉग या हेजहॉग कह सकते हैं आप। प्रोटोजोवन इसमें खुद की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? सेलुलर लेवल, या कुछ लोग इसको ज्यादातर लोग प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मानते हैं। तो इसमें भी ये फॉर्म नहीं होने वाला है। लास्ट में बचता है आपका सिलेंट्रेट, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, सिलेंट्रेट्स। तो सिलेंट्रेट में जो है आपको ये देखने को मिलेंगे कोरल रीफ, ठीक है। तो कोरल रीफ का फॉर्मेशन फाइलम सिलेंट्रेट में आपको देखने को मिलता है। सही ऑप्शन आपका सिलेंट्रेट। क्लियर? अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल, इसमें से पूछा गया है इसमें से ऐसा कौन सा है जो कोरल नहीं है। मतलब अभी जब हमने आपको बताया था वहां पे कि जेली फिश वाली फैमिली में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा, जो भी मेंबर आएगा, उनमें कोरल का फॉर्मेशन नहीं होता या उनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं बना है, इस वजह से वहां पे भी कोरल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो वो ऑप्शन कौन कौन से हैं आपको एलिमिनेट करना है यहाँ पे। उनके नाम है पेन्नाटुला, ट्यूबिपोरा। पेन्नाटुला को हम लोग जनरली सी पेन के नाम से जानते हैं, अगर याद होगा आपको तो। पेन्नाटुला इज कॉमनली नोन एज सी पेन। ट्यूबिपोरा को आर्गन पाइप कोरल कहा जाता है, आर्गन पाइप कोरल। ऑक्यूलाइना की बात करिए तो इनको स्टोनी कोरल कहते हैं या स्टोन कोरल कहा जाता है। साइनिया की बात करें तो ये जेली फिश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि क्लास वही है तो वही बनेंगे। लेकिन कॉमनली साइनिया को हम लोग कॉमनली कहते हैं सी ब्लबर के नाम से, तो ज्यादातर इसको लोग सी ब्लबर के नाम से जानते हैं। और अगर ये जेली फिश है तो हम ये कह सकते हैं कि साइनिया आपका सही आंसर होगा। और ये कोरल नहीं बनाता, नॉट अ कोरल। जो कोरल नहीं बनाएगा यहाँ पे उसकी बात होगी, और ये कोरल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरासिटिक एनिमल, इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो नॉन पैरासिटिक है? नॉन पैरासिटिक में चलिए मॉस्किटो, जानते हैं कि आप मॉस्किटो क्या करता है? डिजीज कॉज करता ही है। तो मॉस्किटो आपका डिजीज कॉज कर रहा है किसमें? मॉस्किटो डिजीज कॉज करता है आपका ज्यादातर मलेरिया या डेंगू या मलेरिया डिजीज ये कॉज करता है। टेपवर्म की बात करिए, जो इसको हम लोग पोर्क टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं, तो ये सुअर वगैरह में जो है डिजीज कॉज करता है। सी एनिमॉन जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है किसके साथ? हर्मिट क्रैब के साथ। हर्मिट क्रैब के साथ इसका क्या है? एसोसिएशन है। मतलब इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है,
और नीचे आपका क्या होगा यहाँ पे हर्मिट क्रैब, ठीक है। तो हर्मिट क्रैब के साथ क्या करता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके बैठा रहता है और इसको मूवमेंट मिल जाता है और इसको जो है प्रेडेटर से रक्षा मिल जाती है। प्रेडेटर से रक्षा क्यों? क्योंकि इसके पास हैं निमेटोसिस्ट, दंश वाली कोशिकाएं हैं, तो यहां से इसको सुरक्षा मिल जाएगी। लीच की बात करिए तो ये भी एक्सो पैरासाइट है कैटल्स वगैरह में, ठीक है। कैटल्स में आपको कहां पे देखने को मिलता है, ये बफेलो में ये एक्सो पैरासाइट है। तो ये पैरासाइट आपके हैं और सी एनिमोन या एडेम्सिया आपका पैरासाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर बाय एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस। यहां पे हम अगर मॉर्फोजेनेसिस कर दें, एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा यहां पे किसी एक को, चलिए इसको चेंज कर देते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। डन। एपीमॉर्फोसिस क्या होता है? एपीमॉर्फोसिस में जो प्लेनेरियंस होते हैं, जनरली प्लेनेरियंस, अगर उनकी बॉडी को, ये प्लेनेरिया है, इसकी बॉडी को काट दीजिए तो हर पार्ट जो है, एक एक पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। तो यहां से एक बॉडी से 3 कट लगा तो 4 जो है प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएंगे, वो कहलाएगा एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर हम मॉर्फोजेनेसिस वाले टर्म को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें कई सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम मॉर्फोलेक्सिस की बात करें तो मॉर्फोलेक्सिस, आपको सही आंसर है ये हाइड्रा में मिलता है। कैसे? मॉर्फोलेक्सिस में ये होता है कि जो हाइड्रा की बॉडी है, डन, तो हाइड्रा की जो बॉडी है इसमें पेरेंट बॉडी से फॉर्मेशन होगा। पेरेंट बॉडी से ही एक मिसिंग पार्ट का बनना जो है वो मॉर्फोलेक्सिस कहलाएगा। तो मॉर्फोलेक्सिस इज द करेक्ट आंसर फॉर रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में जो रीजनरेशन है वो मॉर्फोलेक्सिस की वजह से होता है, मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज हाइड्रा ऑफ। हाइड्रा में या बाकी ऑर्गेनिज्म में किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? ये सबसे आसान सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सेलुलर ग्रेड की अगर हम बात करें तो सेलुलर ग्रेड कहां पे मिलता है? सेलुलर ग्रेड आपको मिलेगा फाइलम पोरीफेरा में। टिश्यू ग्रेड की बात करिए तो ये आपको मिलता है सिलेंट्रेट में, या नाइडेरिया टेनोफेरा कह सकते हैं आप, सिलेंट्रेटा में। ऑर्गन ग्रेड का कहिए तो आपको मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में। और अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो एस्केलमेंथीज या एनिलिडा से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एस्केलमेंथीज या एनिलिडा से आप स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट तक के सभी ऑर्गेनिज्म में जो है आपको ये मिलेगा, कॉर्डेट तक में जो है आपको ये देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल का। सिलेंट्रेट का ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे आसानी से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। Which one of the following animal has a nervous system but no brain? पूछा गया इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता। तो नर्वस सिस्टम को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम क्या, अमीबा में बनेगा क्या? क्या अमीबा में बन सकता है? जी नहीं। अमीबा में क्यों नहीं बनेगा? एक तो सिंगल सेल वाला है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। जब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बॉडी ही है तो ये ऑर्गन और सिस्टम कैसे बनाएगा, है ना? तो इसमें तो बनेगा नहीं। चलिए अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में क्या देखने को मिलता है? हाइड्रा में आपको नर्व नेट मिलते हैं। हाइड्रा में आपको नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और अगर हम नर्व नेट को सही तरीके से डिफाइन करें तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स में ना तो एक्सॉन होगा, नो एक्सॉन, और ना ही नो डेंड्राइट, ना ही डेंड्राइट बनते हैं और ना ही उसमें क्या होता है एक्सॉन, सिर्फ नर्वनेट होता है। तो नर्वनेट यानी ये सही है, इसमें न्यूरॉन बना। आप ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या कर लेगा, ये नर्वस सिस्टम ये फॉर्म कर सकता है विदाउट ब्रेन। कॉकरोच की अगर बात करें या अर्थवर्म की बात करें तो कॉकरोच में जो होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन बनता है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, इसको हम ब्रेन कह सकते हैं। जहां कहीं भी गैंग्लियन वर्ड आएगा आप उसको ब्रेन से कोरिलेट जरूर करिएगा, क्योंकि गैंग्लियन वर्ड ही जो है ये ब्रेन बनाएगा। अगर अर्थवर्म की बात करें तो इसमें वेल डेवलप्ड होता है, ब्रेन रिंग बनती है या गैंग्लियन बनते हैं। इसमें जो गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन ब्रेन रिंग टाइप का बनता है। तो यहां पे भी आपका ब्रेन बन रहा है, ब्रेन रिंग देख सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम बना है बट नो ब्रेन, ये किसमें है? हाइड्रा में या सिलेंट्रेट में आपको देखने को मिला। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 17 डन। 17 व्हाट इज अ निमेटोसिस्ट। एक निमेटोसिस्ट क्या होता है। निमेटोसिस्ट की अगर हम बात करें, निमेटोसिस्ट की जो ओरिजिन हुई है ये हुआ है नाइडोब्लास्ट वाली सेल से। सिलेंट्रेट में नाइडोब्लास्ट वाली सेल होती हैं, वहां से हुआ है। इनको हम लोग स्टिंगिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। दे आर आल्सो नोन एज स्टिंगिंग सेल। इनका फंक्शन क्या है, अगर हम निमेटोसिस्ट के फंक्शन की बात करें तो चलिए फंक्शन डिफाइन कर लीजिएगा इसका। इसका फंक्शन है ऑफेंस एंड डिफेंस, रक्षा और प्रतिरक्षा के लिए। ऑफेंस एंड डिफेंस में ये यूज करता है, हमला करने में यूज करेगा और खुद को बचाव करने में। कहते हैं कि इसी से ये फूड को कैप्चर भी करता है, फूड से कैप्चर भी करता है, ये फूड को पकड़ने का काम करता है। आर्गन ऑफ एंकर भी है ये, आर्गन ऑफ एंकर के नाम से भी जाना जाता है। होल्ड करने में अपने आप को ये रोल प्ले करता है। निमेटोसिस्ट की खास बात एक और भी है कि ये एक पॉइजन सिक्रीट करता है। निमेटोसिस्ट एक पॉइजन सिक्रीट करता है, उस पॉइजन का नाम है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन पॉइजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा। हिप्नोटॉक्सिन नामक पॉइजन सिक्रीट करता है। ये पॉइजन जो है आपका प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन और फिनॉल का मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड फिनॉल कंपाउंड्स, और ये हिप्नोटाइज कर देता है ऑर्गेनिज्म को कुछ देर के लिए। एक छोटी जानवरों की तो हत्या भी कर देता है और उतनी देर में ये अपने आप को स्किप कर लेगा, भगा ले जाएगा, बच जाता है। तो ये आप काम देख सकते हैं किसका, निमेटोसिस्ट का। तो निमेटोसिस्ट जो है ये फंक्शन है, अच्छा सॉरी एक पार्ट तो मिस हो गया यहाँ पे। वो सवाल ये है कि कंप्लीट सेल है, ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, पार्ट ऑफ द सेल है। सेल के बॉडी से, नाइडोब्लास्ट वाली सेल से ये बना है, तो पार्ट ऑफ सेल है, ना कि ये सेल है। ठीक है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं निमेटोसिस्ट इज द पार्ट ऑफ सेल। ये पार्ट ऑफ सेल है क्योंकि नाइडोब्लास्ट वाली सेल से ही फॉर्म हुआ है, तो सेल तो हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी नाइडोब्लास्ट खुद ही सेल है। सेल से सेल का फॉर्मेशन होता जरूर है, लेकिन ये उसका पार्ट होगा, तो ये हो गया पार्ट ऑफ सेल। क्लियर यहां पे। अगले सवाल की तरफ, हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, फिर से आ गया वही सवाल कि हिप्नोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है किस तरीके के पैरासाइट से, और ये आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। चलिए एक्सप्लेन करिएगा कि हिप्नोटॉक्सिन क्या है, निमेटोसिस्ट क्या है। हिप्नोटॉक्सिन जो है क्या वो पैरासिटिक प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है? जी नहीं, प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता, स्पंजेस में, पोरीफेरा में नहीं मिलता, एस्केरिस में नहीं मिलता। ये प्रोड्यूस होता है निमेटोसिस्ट से। निमेटोसिस्ट को क्या कहा था हमने, नाइडोब्लास्ट वाली सेल का पार्ट। तो नाइडोब्लास्ट वाली सेल के पार्ट से ये फॉर्म हुआ था, और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, पिछली स्लाइड में वो बना हुआ है आपके लिए, तो डिटेल में वहां पे सॉल्व हो जाएगा ये। अगला सवाल, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज। हाइड्रा में जो पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है निमेटोसिस्ट में, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि बताइएगा कि वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे नाम है। हिप्नोटॉक्सिन की बात करिए तो हाँ, हालांकि आंसर हमारा सही यही वाला है, बाकी ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। हिप्नोटॉक्सिन जो होगा आपका, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये प्रोटीन का और फिनॉल का मिक्सचर है, फिनॉलिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। अगर हम हिमैटिन की बात करें तो हिमैटिन जो है हीमोग्लोबिन का डेरिवेशन है, और इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती, डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, लेकिन प्रोटीन एब्सेंट होगा। हीमोजोइन की बात करिए तो हीमोजोइन जो है प्रोटोजोआ में देखने को मिला था। प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, और जब ये प्लाज्मोडियम इंटर करता है आरबीसी में, तो आरबीसी वाली सेल को रप्चर करने का काम, स्पिंडल शेप होता है आरबीसी, इसको रप्चर करके प्लाज्मोडियम बाहर आता है। वो फ्लूइड था, उस फ्लूइड का नाम था हीमोजोइन, और इसी से आपको मलेरिया वाले डिजीज में चिलिंग या ठंडी लगती है। एग्लूटिनोजन क्या है? एग्लूटिनोजन को हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग कहिए या क्लम्पिंग कहिए, ये क्लम्पिंग फैक्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्लूटिनोजन है, ये कुछ प्रोटीन्स ही होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। थ्रोम्बिन जैसे कुछ पाए जाएंगे आपको। पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन की रिपीटेशन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट है। हिप्नोटॉक्सिन सही आंसर है, हिमैटिन के बारे में बताया जा चुका है, हिपैरिन पूछा गया है, थ्रोम्बिन। हिपैरिन के बारे में अगर हम बात करें तो हिपैरिन लीवर के द्वारा सिक्रीट किया गया, लीवर सिक्रीट करता है एक तरह के प्रोटीन को जिसको हम हिपैरिन कहते हैं। हिपैरिन का फंक्शन आप जानते हैं। एक सवाल बन सकता है यहाँ पे, हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी के बाहर जो होता है
वो भी तो क्या है, वो भी तो ब्लड ही है और वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी तो ब्लड फ्लो हो रहा है और वो क्लॉट नहीं होता, क्योंकि उसके क्लॉटिंग के पीछे क्या है, एंटीकोगुलेंट फैक्टर है। उस एंटीकोगुलेंट फैक्टर का नाम क्या है, हिपैरिन। हिपैरिन जो है लीवर के द्वारा सक्रिय एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को कोगुलेट होने से, क्लम्प करने से रोक देता है। डन। थ्रोम्बिन की बात करिए तो ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ये क्लॉटिंग में काम आता है, कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है प्रोथ्रोम्बिन से, फाइबर लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये, प्रोथ्रोम्बिन से ये कन्वर्ट करता है अपने आप को थ्रोम्बिनोजन नामक प्रोटीन में, और ये थ्रोम्बिनोजन एक्टिवेट होता है जब, तो एक्टिवेशन के बाद ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और इसमें आरबीसी क्या होती हैं, इस नेट लाइक और स्ट्रक्चर में आके आरबीसी यहाँ पे फंस जाएंगी और ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। क्लियर। निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, निमेटोसिस्ट पोरीफेरा में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, आप ये जानते हैं, पोरीफेरा गलत आंसर है। सिलेंट्रेट में आपको देखने को मिलते हैं, निमेटोड में नहीं पाया जाता। निमेटोड जो होते हैं इनमें आपको फ्लेम सेल या कुछ इस तरह की अलग कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, सेल्स मिलेंगे। एनालिटिक्स की बात करें तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है या एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें और स्पेशलाइज्ड सेल आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइलम सिलेंट्रेट में आपको मिलेगा निमेटोसिस्ट वाला ऑप्शन। डन। क्वेश्चन नंबर 22, सेंसरी सेल ऑफ ओबिलिया इज, पूछा गया है कि जो ओबिलिया के सेंसरी सेल्स हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे 3 सेल के ऑप्शन दिए गए हैं जो कि पूर्णतया गलत हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सारे आंसर क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, है ना। जैसे पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट या कोलेनसाइट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये तीनों क्या हैं, इन तीनों में ये तीनों के तीनों जो है फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपको देखने को मिलेंगे। तो लिथोसाइट एक ऑप्शन बचता है लास्ट वाला और ये सही होगा। तो सवाल ये है कि लिथोसाइट है क्या। क्वेश्चन नंबर 22 में लिथोसाइट पूछा गया है। लिथोसाइट को हम लोग स्टेटोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं, स्टेटोसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या स्टेटोसिस्ट के अलावा कुछ लोग इसको लिथोसिस्ट के नाम से भी बुलाते हैं। इसका नाम स्टेटोसिस्ट या लिथोसिस्ट है। एक स्टेटोसिस्ट आपको मिला था आर्थ्रोपोड में जो आर्गन ऑफ बैलेंसिंग था, आर्गन ऑफ बैलेंसिंग के नाम से जाना गया था, वो भी स्टेटोसिस्ट था लेकिन वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में था। यहाँ पे सेंस ऑर्गन पूछा गया है और हम सेंस ऑर्गन को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये लिथोसाइस्ट जो होता है ये बनाता है आपका ओटोलिथ। ओटोलिथ एक फ्लूइड है जो कि सेंस करने में काम आता है और यही इंपॉर्टेंट है। ओटोलिथ को याद रखिएगा आप लोग। लिथोसाइट वाली सेल जो है, लिथोसाइट वाली सेल ओटोलिथ को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, सेक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही होगा लास्ट। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट आपको देखने को मिलेगा क्या, अर्थवर्म में, एनेलिडा है, एनेलिडा में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो एनेलिडा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डन। एनेलिड में आपको नहीं मिलेगा ये। काकरोच, काकरोच में जो यहाँ ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है और हो सकता है कुछ लोग इसको गलत भी साबित करने का प्रयास करें। स्टेटोसिस्ट जो है आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा, मिल सकता है। प्रॉन में मिलता है, प्रॉन में आप देखते हैं कि वो आर्गन ऑफ बैलेंसिंग का काम करता है ना, आर्गन ऑफ बैलेंसिंग है वो, आर्गन ऑफ बैलेंसिंग। लेकिन ओबिलिया में भी आपको जो है स्टेटोसिस्ट क्या मिलेगा, क्या ओबिलिया सिलेंट्रेट है और सिलेंट्रेट में जो इसका ऑर्गन है वो क्या है, वो आपका यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को देख सकते हैं कि ओबिलिया में स्टेटोसिस्ट, लिथोसाइट या ओटोलिथ जो होता है ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिथोसाइट वाली जो सेल थी, याद रखेंगे इसको, लिथोसाइट वाली सेल में जब मेडुसा वाला फॉर्मेशन होता है, मेडुसा वाली कॉलोनी जब बनती हैं तो इसमें पाया जाता है आपका ये स्टेटोसिस्ट, ठीक है। पैरामीशियम में पैरामीसिन नामक केमिकल पाया जाता है, पैरामीसिन नामक केमिकल है जो कि कप्पा पार्टिकल से सिक्रीट होता है। ये सब आप याद रखेंगे, पिछले लेक्चर में ये हो चुका है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द सिनोसार्क ऑफ ओबिलिया इज, जो ओबिलिया की कॉलोनी में सिनोसार्क नामक कैनाल बनी है उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्या है। चलिए सिनोसार्क को एक्सप्लेन करिएगा, सिनोसार्क क्या होता है, लिविंग है, ट्यूबुलर है, नॉन लिविंग है, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं ओबिलिया की कॉलोनी बनाने का प्रयास, बहुत ही बेहतरीन ढंग से गलत होते हुए ये बनेगा नहीं अच्छा सा। चलिए नेक्स्ट है ये वाली पार्ट, और एक बनता है सबसे नीचे की तरफ, ठीक है। इनको हाइड्रोकॉलस कहा जाता है, हाइड्रोराइजा, हाइड्रोराइजा कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है कि स्प्रिंग लाइक, इसको हाइड्रोकॉलस कहते हैं, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, झटके से बचाता है इनको।
इनमें दो कैविटी बनती है, एक को बोलते हैं सिनोसार्क, व्हाइट वाली लाइनिंग जो है आपकी सिनोसार्क है, और ये वाली जो है आपकी येलो वाली ये पेरिसार्क है। तो पेरिसार्क के बारे में पूछ रहे हैं, ये पेरिसार्क जो कि कवरिंग है उसके बारे में पूछा गया है। ज्यादातर आप देखेंगे सिनोसार्क पूछा इन्होंने। सिनोसार्क क्या होती है? सिनोसार्क जो है वो आपकी इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, ट्यूब लाइक भी है, आप देख रहे हैं इनर लाइनिंग ट्यूबुलर है, साथ में ये लिविंग सेल का बना होता है। तो ट्यूबुलर और लिविंग आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनर पार्ट अगर यहाँ पे होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। तो इनर भी है, और ये रॉड लाइक नहीं बनता है। रॉड लाइक आपका ये वाला होगा। हाइड्रोकॉलस हाइड्रोराइजा वाले पार्ट की बात करेंगे तब डिस्कस होगा वहां पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका पेरिसार्क ऑफ ओबिलिया। अभी जो थोड़ी देर पहले डायग्राम बना था उसी में फिर से आएगा कि जो पेरिसार्क है वो किसका है, पेरिसार्क किसका बना हुआ है। चलिए पेरिसार्क को भी एक्सप्लेन कर ही लेते हैं बना के वापस से। ओबिलिया की कॉलोनी में आप लोगों ने देखने को मिला था आपको दो पार्ट, पहला ये वाला और दूसरा एक को हमने नाम दिया हुआ था पेरिसार्क, दूसरे को क्या नाम दिया था? सिनोसार्क। सिनोसार्क इनर वाली कैविटी को बोलते हैं, इनर वाली लाइनिंग को बोलते हैं। पेरिसार्क जो है ये बाहर वाला है, पेरिफेरल रीजन की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हाइड्रोकॉलस हाइड्रोराइजा के अलावा पेरिसार्क का ओरिजिन पूछा गया है। जनरली जर्म लेयर जो होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। तीनों जर्म लेयर कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म आपका सीलोम बनाता है, जनरली ये सीलोम के फॉर्मेशन में डिफरेंशिएशन में काम आता है। एक्टोडर्म जो है आउटर लाइनिंग बनाती है, ज्यादातर केसेस में आपको आउटर लाइनिंग बनेगा। तो पेरिसार्क की ओरिजिन क्या हो जाएगी? एक्टोडर्मल। और एक्टोडर्मल अगर है तो डेफिनेटली ये क्या कर रहा होगा? स्केलेटन का काम कर रहा है, और स्केलेटन यहाँ पे बना हुआ है काइटिन का। तो काइटिनस हम कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन है या एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो एक्टोडर्म पे काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म, हाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक्टोडर्मल सेल लेयर ये भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पे काइटिन का बना हुआ है ये बताना जरूरी था। मीजोग्लिया और एंडोडर्म टुगेदर होकर नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। मीजोग्लिया यहाँ नहीं बनता है, एंडोडर्म भी ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो काइटिन और इसमें दो जगहों पे हम टिक करेंगे, लेकिन बेहतर वाला जो है आपका ये वाला ऑप्शन है और यही सही है। क्लियर है सभी को? आखिरी सवाल, प्लेनुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ये आपका होमवर्क होगा क्योंकि हमने डिस्कस किया था 25 क्वेश्चन को श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आखिरी सवाल है, हाइड्रा, ओबिलिया, कॉम जेलीज और एकाइनोकॉकस, इसमें जो है प्लेनुला लार्वा किसकी लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलता है। अगर हम एकाइनोकॉकस की बात करें तो एकाइनोकॉकस, चलिए एलिमिनेट कर देते हैं आपके लिए। एकाइनोकॉकस की जो क्लास है वो आप जानते हैं ये हेलमिन्थीज है। हेलमिन्थीज में ढूंढिएगा इसको, हेलमिन्थीज का जो लार्वल फॉर्म होगा। कॉम जेलीज ये टेनोफोर्स हैं, टेनोफोरा को कहा जाता है। तो टेनोफोरा का जो लार्वल फॉर्म होगा वो, ओबिलिया आपका सिलेंट्रेट है, सिलेंट्रेट में आपको ढूंढना है लार्वल फॉर्म, एक ऑप्शन ये होगा। हाइड्रा भी आपका सिलेंट्रेट है और एक ऑप्शन आपका यहां पे होगा। तो होमवर्क के साथ HW के साथ हम आपको यहाँ पे छोड़ेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में एक नए फाइलम के साथ, या कुछ और सवाल अगर हमको सिलेंट्रेट में बेहतरीन लगेंगे तो हम लोग लेकर आएंगे। और इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।